हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। एडिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह भारत संघ के धन कर, उपहार कर, शहरी भूमि सीमांकन आदि कानूनों को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है। ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं, जिससे वहाँ का आम आदमी यह नहीं भांप पाता है कि इसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि गरीब और वंचित जनता के हित में गरीबी, भूख और रोगों को दूर कर वहाँ संतुलन विकास सुनिश्चित किया जाए। तभी वहाँ सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। यदि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में वह न केवल गरीबी और पिछड़ेपन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृति भी सुरक्षित रह सकेगी। श्री जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहाँ की जनता का दुख दर्द देखा है, उनकी कसक को पहचाना है, पीड़ा को समझा है और उनकी समस्याओं कठिनाइयों को स्वयं देखा और शिद्दत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है। लेकिन साथ ही वे एक विवादास्पद राज्यपाल भी बन गए। उस दौर में वे क्या कुछ और करना चाहते थे, उसे ना कर पाने की उनकी सीमाएं, परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी निराशा, हताशा और क्षोभ को समझा जा सकता है। किंतु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता। देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद फैलते रहे हैं। अगर आप पंजाब पर उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहां तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी। श्रीमान जी, जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अघाते, उसका स्वरूप क्या है? चुनाव आधारित इस लोकतंत्र में कोई आम भलमानस व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आम चुनावों में आम तौर पर हर तरह के अपराधी और अर्ध अपराधी तत्व चुनाव जीतने के बाद देश की बागडोर संभालते ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट
मचाना शुरू कर देते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में सत्ता के दलाल परिवारवाद, उत्तराधिकारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारत के संविधान के अंतर्गत देश में संवैधानिक एवं वैधानिक कायदे कानूनों का बाहुल्य है, पर होता क्या है महोदय, प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ करती हैं, परंतु सुदृढ़ आपदा प्रबंधन की बदौलत वहां जनजीवन क्षति की संभावना न्यूनतम हो जाती है। आप दूसरे देशों की तुलना में उत्तराखंड त्रासदी का उदाहरण देख सकते हैं। भविष्य में इस प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए आज शासन प्रशासन समेत पूरा देश चिंतित है। खबरें बताती हैं कि भविष्य में इस तरह की क्षति से बचने के लिए अदालत और हरित न्यायाधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ कटिबंध क्षेत्र का निर्धारण करते हुए उचित कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इसके लिए बाढ़ के पानी का अधिकतम स्तर को आधार माना गया है। आज जहां विनाश फैला है, संभवतः 1978 में भी आई बाढ़ की तुलना में शायद आधा होगा। बहरहाल इस प्रक्रिया से भविष्य में होने वाली क्षति को तो रोका जा सकेगा, परंतु इस हिमालयी क्षेत्र में जो निर्माण किए जा चुके हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होगा। नदियों के किनारे के बहुत से क्षेत्र मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। प्राधिकरणों ने कई योजनाओं को मंजूरी भी दे रखी है, जहां नदियों के किनारे विशाल निर्माण भी हो चुके हैं। अब वहां क्या योजना बनाई जाएगी और बाढ़ से रक्षा कैसे होगी? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर पानी का अधिकतम स्तर को आधार बनाकर ही बाढ़ क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है, तो उन स्थानों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा जो कम ऊंचाई वाली भूमि कटाव क्षमता से परे हैं? ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारी ग्रामीण आबादी आती है। कहा जाता है कि नदी के किनारे कोई निर्माण नहीं हो सकता। यह भ्रामक तथ्य हो सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जापान और दुनिया के अनेक देश बहुत सारे निर्माण कर चुके हैं। हमें दो बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला, भविष्य में जल प्रलय ना हो और उनसे बचाव के उपाय किए जाएं। दूसरा, शासन प्रशासन या आम जनता की कम जानकारी से हुए पूर्व निर्माण क्षेत्रों में या जो प्राचीन हैं वहां जनधन की क्षति ना हो, इसका उपाय किया जाए। यह एक विचारणीय पहलू है कि जल्दबाजी में निर्णय न करते हुए पर्यावरण कानून, समाजशास्त्र
एवं अर्थशास्त्र विशेषज्ञों से गहन परामर्श और विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। इन इलाकों में वृक्षों की संख्या बढ़ाने का अभियान तत्काल शुरू किया जा सकता है ताकि भूमि के जल संचय क्षमता में वृद्धि हो सके। पहले जो निर्माण हो चुके हैं उन्हें अपने अधिकार में ले लिया जाए। स्थानीय लोगों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रोजमर्रा के साधनों की व्यवस्था की जाए। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।